मैंने गोल्जी बॉडी से बात नहीं किया आपसे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने की जरूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बायोजेनेटिक में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही चलिए इसके बाद आइए नेक्स्ट टू इट इज लाइसोसोम की। मैंने बात कर रहा था ज्यादातर आपसे, लाइसोसोम की बात नहीं हो रही थी आपसे। पेस्टाइड्स वॉशर जो कैविन डिजीज की बात की थी। हम्म। उसके बाद आइए फॉलो पर ऑक्सीसोम्स। नोट्स नहीं खोले होने चाहिए आपके प्लीज। पर ऑक्सीसोम्स का क्या फंक्शन, क्या हुआ हमारे क्या बैठे उसको बैठा दूंगा। मैं पीछे मुड़ता हूँ बातें करने में कुछ है क्या कभी लोग देख रहा हूँ क्या करते हैं कि आप रजिस्टर खोल के देखते हैं विदेशी का दूसरा था। और ऑक्सीजन में फंक्शन बोलते क्या होती है तो फायदा। आप ऑनलाइन क्लास के तो बहुत दूर है कि ऑन कैंपस क्लास कल का टेस्ट दिया आपको सैटरडे को। डायरेक्ट आप सोचो टेस्ट नहीं दोगे तो क्या बनेगा। और क्या करते हैं और ऑक्सीजन और क्या करते हैं ये देखिए। और ऑक्सीजन का फंक्शन आपको अगर याद नहीं हो रहा है और बायोलॉजी की किताब में स्टोरी लिखी हुई है, असल स्टोरी लिखी हुई है कि जर्मनी की जो मोटर वेज हैं, ठीक है, जर्मनी की जो मोटर वेज हैं उसके दाएं बाएं चेरी के दरख्त लगे हुए थे। ठीक है, अब उन्हें कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? क्योंकि आबादी नहीं थी, चेरी भी खाता नहीं था। ठीक है, आबादी नहीं थी तो चेरी जो है वो कोई तोड़ता ही नहीं था। तो चेरी जो है वो लगे लगे कोई तोड़ता नहीं था तो वो फर्मेंट हो जाती थी। ठीक है, चेरी जो है वो लगे लगे फर्मेंट हो जाती थी। जब चेरी लगे लगे फर्मेंट हो जाती थी उसको खाता कौन था? उसको खाते थे परिंदे। फर्मेंटेशन के रिजल्ट में आपको पता है कि क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। जब परिंदे खाते थे उसको तो उनको नशा चढ़ता था, वही जो शराब का नशा होता। वो गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर गिर जाते थे, उसकी विंड स्क्रीन से टकराती थी और उसकी वजह से कई गाड़ियां एक्सीडेंट्स का शिकार हुई और उलट गई। ठीक है, और ये भी देखा है कि जो खुला मैदान है वहां पे परिंदे बेहोश पड़े क्योंकि जो चेरियां खाई हैं उन्होंने उनको बेहोश कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनको होश आता है वो उड़ के चले जाते। बताना ही चाहता हूँ कि जो परिंदे बेहोश पड़े हुए थे उनको होश आया फिर वो उड़ के चले गए बेटा। तो दरअसल क्या हुआ, उनके पास परिंदे की बॉडी में जो लिवर है उसके जो सेल्स हैं उसमें पेरोक्सिसोम्स मौजूद हैं। वो पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। ठीक है, दे हेल्प विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, वो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये पेरोक्सिसोम्स का पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा काम क्या है? हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन। आप पीछे फोटो रिस्पायरेशन पढ़कर आ रहे हैं। फोटो रिस्पायरेशन का कौन सा वाला स्टेप जिसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है? ठीक है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट उसके अंदर बनता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट उसके अंदर बनता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट
टूट जाता है किसके अंदर, ग्लाइसिन में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके पास एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, तो वो आपको परऑक्सीजोन्स के अंदर मिलेगा जो कि फोटो रेस्पिरेशन में रोक देगा। तीसरा काम क्या है, इसका नाम है परऑक्सी, तो सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ peroxides। ठीक है, जो peroxides हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर peroxides के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो जो peroxide होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है कि वो वाटर ऑक्सीजन में टूटे, तो उसके लिए एंजाइम सिस्टम मौजूद होते हैं peroxysomes के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास peroxysomes का काम। ग्लाइकोजेन्स क्या करती है? ग्लाइकोजेन्स क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजेन्स? जी, ग्लाइकोजेन्स क्या करती है? ये बायोलॉजी की होगी, आपको बैठाने से बेहतर कोई बात नहीं। ग्लाइकोजेन्स बताएं क्या करते हैं? इसके शुरू में ग्लाइ का वर्ड बेटा लगा हुआ है, इससे तो याद होना चाहिए ना कि ग्लाइकोजेन्स। हम्म, ग्लाइ का वर्ड इसके शुरू में लगा हुआ है, काम क्या होगा बेटा, फंक्शन क्या होगा? ठीक है, और से सुनिएगा, ग्लाइ का वर्ड इसके शुरू में लगा हुआ है कि क्या करता है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम formation of glucose from lipids and proteins। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है किससे, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजेन्स। क्या मतलब, ये देखिए, खासतौर पे ग्लाइकोजेन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये कैस्टर ऑयल सीड है, जब जर्मिनेशन होती है, ग्रोथ होती है, इसके अंदर जो फैट्स मौजूद हैं वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जब फैट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, किसकी मदद से कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजेन्स की मदद से। तो ये जो ग्लाइकोजेन्स हैं ये फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, तो उससे क्या होता है, आपके पास वो ग्लूकोज पर एम्ब्रियो को मिलता है, तो वो जर्मिनेशन कर सकता है, उसके बगैर नहीं कर सकता। ठीक है, चलेंगे, ग्लाइकोजेन्स की बात कर ली, और कौन सा ऑर्गेनाइज रहेंगे, हाँ, प्लास्टिड्स रहेंगे। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, बेटा मैंने आपको बताया था, आप में से मुझे प्लास्टिड्स जो है उसमें से बेटा क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं, these are the colored plastids। ठीक है, these are the colored plastids other than green। ठीक है, ग्रीन के अलावा करते क्या है, अच्छा किसमें मिलेंगे आपको, फ्लावर्स में मिलेंगे और वेजिटेबल्स में मिलेंगे।
ठीक है, फ्लावर्स मिलेंगे और वेजिटेबल्स। फ्लावर्स में मौजूद है तो क्या करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो उसके बताएं बेटा, ये चीजें आपकी ऐसी है कि फिगर टिप पे होनी चाहिए। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा। ल्यूको कहते हैं कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिक्स। कलरलेस प्लास्टिक्स का क्या काम है, लेकिन ये आलू का पौधा है। ठीक है, ये आलू का पौधा, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं। तो खाना नीचे ट्रांसफर होता है और आलू के अंदर ट्रांसफर होता है। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो चीज बनती है वो आपके पास क्या है, वो है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जब नीचे ट्रांसफर होता है तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, ल्यूकोप्लास्ट की जिम्मेदारी। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च। ठीक है, ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। और कहाँ मिलते, कहाँ है, फाउंड इन स्टोरेज रीजन्स। ओके, प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोप्लास्टिड्स। देखिए, प्रोप्लास्टिड्स मॉडिफाई होकर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, प्रोप्लास्टिड मॉडिफाई होकर क्रोमोप्लास्ट बना सकते हैं, प्रोप्लास्टिड मॉडिफाई होकर ल्यूकोप्लास्ट बना सकते हैं। तो ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं, ये दरअसल आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, किसके अंदर मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद वो मेरिस्टेमेटिक सेल जिस सेल में तब्दील होता है, ठीक है, जिस सेल में तब्दील होता है, तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अंदर वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन, प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है, चलिए कर लें इसको नोट कर।
बता सकता हूँ बेटा। सेल चैप्टर तो आपको ऐसे आना चाहिए कि अगर कोई सोते से उठा के पूछ ले तो आपको सेल जो है वो लास्ट में आना चाहिए। चलिए इसके बाद आपसे बात करने की जरूरत पड़ा। वेरी नेक्स्ट टू इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स के बारे में बात कर। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, ये एक स्मॉलर सब यूनिट है। 40s, ये 60s, दोनों मिलकर आपके पास 87 बक्स कंस्टिट्यूट। ये मैसेंजर आरएनए आया और इस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो लिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो है ये लिंक होना शुरू हो जाते हैं और इससे क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इसके मुताबिक। तो राइबोसोम्स का बेसिकली काम क्या है गाइस? राइबोसोम्स का बेसिकली काम है ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। राइबोसोम आपको पता है एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। कौन से एंजाइम के तौर पे काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में नाम याद है आपको? प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक सेकंड ईयर में क्रोमोसोम और डीएनए में आपके कोर्स पर नहीं है, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूँ कि हाँ भाई कौन से एंजाइम के तौर पे काम करता है, नाम बताइए। अरे रूबिस्को के तौर पे, रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा हूँ। पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज। ठीक है, पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज के तौर पे काम कर। चलिए इसके बाद आइए फर्दर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 77 होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन साइज रेशियो। आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं कोई ये कहे ना 60 और 40 तो 100 होते हैं, 80 को लिखा है आपने, तो राइबोसोम के 200 यूनिट ऐसे होते हैं। इस तरह से बात करें तो पहले हम उसको अलग अलग काउंट कर रहे हैं, जब गुण आखिर होते हैं तो हम फिर उसके बाद काउंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन साइज रेशियो लेकर आप। ठीक है, चले राइबोसोम की बात हो गई। उसके बाद दूसरा है आपके पास
सेंट्रोसोम्स। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम जो है वो दरअसल दो सेंट्रियोल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। दिस कंसिस्ट ऑफ 9 पैरेलल ट्रिपलेट, 4 5 6 7 8 और 9, 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स का मुश्तमिल। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। तो ये 9 ट्रिपलेट्स मौजूद है। और सेम इस तरह इसी के अंदर क्या काम है सेंट्रोसोम का, बोलेंगे तो बता सकते हैं। पहले आप बताएं क्या क्या काम है इसका सेंट्रोसोम का। क्या करता है सेंट्रोसोम। गुड, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स। उससे क्या हो, which have been separation of chromosome of chromatids during cell division। क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं, बीच में से टूट जाते हैं, फिर अपने अपने पोल्स की जाने मूव करते हैं। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प कर। इट प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर्स which help in separation of chromosomes during cell division। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स को पोल्स की जाने मूव करने में मदद देते। चलिए, इस सेंट्रोसोम का फंक्शन हो गया, बस ये फंक्शन इसका सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है आपको। ठीक है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। तीसरा आपके पास है प्लांट वैक्यूल। प्लांट के अंदर इसके अंदर वैक्यूल होता है, पूरा सेल भरा हुआ होता है वैक्यूल से। और सारे ऑर्गेनल्स का ये बोलते हैं दीवार सेल। ठीक है, इसके अंदर सेल सेल मौजूद है। सेल सेल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का सेल सेल इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये प्लांट वैक्यूल serve as reservoir of water and salts। ठीक है, वाटर और सॉल्ट्स के रिजर्वायर के तौर पे काम करता हो। अगर प्लांट्स के अंदर आपको लीव्स अगर प्रॉपर पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, प्रॉपर पोजीशन पे नजर आ रहे हैं ताकि लाइट प्रॉपर इसके ऊपर फॉल हो सके, गिर सके, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूम। अगर कोई लीव आपको विल्ड कंडीशन में नजर आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि उसके वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे हो गए। और ये प्रॉपर पोजीशन में आपको नजर आ रहे हैं, तो ये टर्जिड स्टेट में मौजूद है। चलिए, ये प्लांट वैक्यूल का काम। अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहता है। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट कहता है। दिस इज नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन। ओके, करें इसको नोट करें।
ready for you? Oh, done. इसीलिए काम करेंगे, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना, वैसा ऐसे बार बार ऐसे नहीं करने का। टाइटस कैरेक्टर रिकॉल करने हम ध्यान, सेल का जो स्केलेटन बना रहे हैं। जी, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक आपके पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक है आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स, और एक आपके पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा होता है, ट्यूब्यूल है, अंदर से खोखला होगा और उसमें छोटे छोटे सब यूनिट्स मौजूद होंगे। ये छोटे छोटे सब यूनिट्स मौजूद नहीं कहलाते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको तकरीबन 13 की ड्रॉ मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको लिखा हुआ मिलेगा 13 rows ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास ऐसे मौजूद हैं। जो फ्लैजिलम है, ठीक है, जो फ्लैजिलम है, करेक्ट, बाहर 9 मौजूद है, बीच में 2 मौजूद है। तो ये 9 + 2 की अरेंजमेंट होगी, फ्लैजिलम की या सीलियम की। ठीक है, ये सीलियम है। ठीक है, ये सीलियम है। सीलियम के अंदर से स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका डायमीटर जो है तकरीबन होता है 24 नैनो। माइक्रोफिलामेंट, इसके भी छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे
ग्लोबुलर यूनिट्स मौजूद होती हैं। तकरीबन इसका जो डायमीटर मिलेगा आपको वो मिलेगा 8 to 9 नैनोमीटर्स। ठीक है। इसकी मिसाल में आपके पास एक्टिन प्रोटीन आती है, मैंने आपको पीछे साल को मेरे का स्ट्रक्चर बताया, मैंने एक्टिन प्रोटीन इसके अंदर आता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करूँ तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है रोप लाइक, सीढ़ी। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीढ़ी। इसका सीढ़ी नंबर क्या है? 80 900। रोप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो रस्सी। और ये जो आपको लंबे लंबे धागे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। एग्जाम्पल में आपके पास कैरेटिन आ जाता है, वाइमेंटिन आ जाता है। ठीक है, कैरेटिन आ जाता है, वाइमेंटिन आ जाता है। दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक न्यूक्लियस की जो शेप गोल होती है ना, कभी रोटी बनाते हुए पेड़ा अगर बनाएंगे तो गोल बड़ी मुश्किल से बनता है, जब बर्फ की बॉल बनाएंगे तो मुश्किल से गोल बनता है, लेकिन एक न्यूक्लियस प्रॉपर स्फेरिकल शेप का है। तो ये जो स्फेरिकल शेप आपको उसके अंदर बन रही है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से आपको बन प्रॉपर शेप। ओके, इनका डायमीटर जो है वो इन दोनों का दरमियानी है, तकरीबन 11 नैनोमीटर। ठीक। तो ये सेल का दरअसल स्केलेटन बना देते हैं। पहले इसको
ये ले ली बेटा ठीक। चलो साइटोस्केलेटन के बारे में उससे बात हो गई। उसके बाद आइए बेटा आपको टिका नहीं 2 मिनट रुक जाते हैं। ओके अच्छा अब सेल के चैप्टर में जो चीज रह गई है क्या रह गई। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या क्या कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहते हैं। Plasma membrane is a lipid bilayer in which variety of proteins float like icebergs in a sea. Fluid mosaic model. Yes. इसमें आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे होते हैं ठीक है लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी। ये प्रोटीन्स आपको नजर आ रहा है इट इज lipid bilayer in which variety of proteins float like icebergs in a sea। जैसे समंदर में आइसबर्ग्स रह रहे हैं तो जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और जो सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है वो समंदर के तौर पे बिहेव कर रही है ठीक है। ये समंदर के तौर पे बिहेव कर रही है और ये आइसबर्ग से प्रपोज किसने किया था सिंगर एंड निकलसन। सेल थ्योरी बताइए क्या होती व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पॉइंट्स कौन से हैं ठीक है। एक सेल की डेफिनेशन उसके अंदर वो क्या है cell is the basic unit of structure and function ठीक है। सेल बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का और all organisms are made up of one or more cells। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज्यादा सेल्स से मुश्तमिल होता है और न्यू सेल्स अराइज by the division of the existing cells ठीक है। चलिए सेल के बारे में सेल के चैप्टर के बारे में बात हो गई आपसे कोई बात पूछनी पूछे सेल से रिलेटेड। अच्छा एक बात बताऊं आपको पिछले साल में पता है क्या कि आपकी जो स्लिम बोर्ड की जो सेल के अंदर लैब टेक्निक्स है ना वो भी इन्होंने दे दी। तो मैं एक ओवरव्यू करवा दूं आपको क्विक ओवरव्यू करवा दूं टेक्निक्स का। हाँ आपको जितना जल्दी आ जाऊंगा तो मैं कम लगाऊंगा मैं। अच्छा एक लैब टेक्निक है आपके पास फ्रैक्शनेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास नहीं लिखे हुए लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल दे दिया था। फ्रैक्शनेशन बोले क्या होगी साइंटिफिकेशन ऑर्गेनाइज को हमारे कर देते हैं ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए इसमें जो खास सवाल भी पूछा जाएगा देखिए 60,000 टाइम वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है वो घूमती है 1 मिनट में
ऑर्गेनेल्स का साइज बड़ा है, तो मुझे बताएं कम टाइम दें या ज्यादा टाइम दें। और राइबोसोम का साइज सबसे छोटा है, कम टाइम दें ज्यादा टाइम। यस, larger the size, larger the size of organelles, lesser the time it will take। ठीक है, वो कम टाइम लेगी। जितना साइज ऑफ ऑर्गेनेल ज्यादा होगा उतना वो आपके पास कम टाइम लेगी। और इसके अपोजिट स्मॉलर साइज है वो ग्रेटर टाइम। ठीक है, वो ज्यादा टाइम। ओके, इसमें दो स्टेप्स हैं, आप पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करते हैं हम साइंटिफिकेशन के लिए। होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, कोई टिश्यू लिया, उसको वाटर और पेसल के अंदर हम उसको ब्रेक करते हैं, उसकी वॉल सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, उसके कंटेंट सेल से बाहर आ जाते हैं। जब सेल के कंटेंट सेल से बाहर आ जाते हैं तो अब क्या होता है कि अब हम उसको सेडिमेंटेशन से बुलाते हैं। ठीक है, जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ पड़ी है? हम्म? जब तक असल बात नहीं बताएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, बात क्लियर नहीं हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये देखिए, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पूरे के ऊपर, प्लेट के ऊपर एक जेल बिछी हुई है, उसको कहते हैं हम अगारोस जेल। ठीक है, उसको कहते हैं अगारोस जेल या एक्राइलमाइड जेल। ठीक है, अगारोस जेल कहते हैं उसको हम, या कहते हैं एक्राइलमाइड जेल। इसकी मदद से की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है बताइए, किस प्रिंसिपल पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं? दुनिया में दो इंसानों के डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं, क्यों सेम नहीं? व्हाट इज द रीजन? प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर ब्रेक करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करेंगे, तो दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लेंथ सब में आपस में मुख्तलिफ। ठीक है, दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लेंथ सबकी आपस में मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब डीएनए के टुकड़े करने के बाद हम उसको यहाँ नेगेटिव पोल पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक्राइल होने की वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल तक फिसलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, वो मैकेनिज्म कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने पूरी फाइनल करनी है, तो हमें इसको मजीद स्टेप से गुजारना पड़ता है। उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद फिर डीएनए प्रोब्स डालते हैं, डीएनए प्रोब्स डालने के बाद फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन रखते हैं, नायलॉन की मेम्ब्रेन रखने के बाद उसकी एक्सरे इमेजिंग करते हैं, फिर उसकी हार्ड कॉपी हासिल करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम नजर आना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कर रहा है कि नेगेटिव पोल पे हमने जब डीएनए के फ्रेगमेंट डाले तो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल पे वो फिसल के जा रहे हैं। तो जो अगारोस जेल है वो क्या कर रही है, वो दरअसल उसको स्प्रेड करने में रोक कर रही है। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्प्रेड कहलाता है। तीसरी लैब टेक्निक है आपके पास डिफरेंशियल स्टेनिंग। गणेश को नोट करेंगे।
New cells arise by the division of pre-existing cells. नए सेल अराइव होते हैं पहले से मौजूद सेल्स के अंदर। वाइजा ने कल का टेस्ट दिया ना? कल सैटरडे था ना, का टेस्ट दिया नहीं दिया? क्यों ऑनलाइन का टेस्ट नहीं देते? टेस्ट का तैयारी थोड़ी होगी, आपको पता है इसका वेटेज 50% है, आपको डालना नहीं, और बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है आपके पास, अच्छा क्रोमेटोग्राफी आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आपने प्रैक्टिकल किया होगा, इसमें मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। क्रोमेटोग्राफी किया है, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग किससे कहते हैं? स्टेनिंग कहते हैं कलर्ड कंपाउंड। मिसाल के तौर पे हड्डी के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होती है और ऑस्टियोक्लास्ट। मुझे दोनों सेल्स को देखना है अलग अलग, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग स्टेन्स इस्तेमाल करूंगा। मिसाल के तौर पर सैफरानिन स्टेन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट को पिंक कलर देता है। एक होता है सिल्वर स्टेन जो ऑस्टियोक्लास्ट को सिल्वर कलर देता है। तो अगर मैं दो मुख्तलिफ स्टेन्स इस्तेमाल करूं सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, दो मुख्तलिफ स्टेन्स इस्तेमाल करूं, तो वो क्या कराएगी? वो कराएगी डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया आपके पास ग्राम पॉजिटिव वायलेट कलर के नजर आते हैं, ग्राम नेगेटिव जो है वो आपके पास पिंक कलर के नजर आते हैं। तो मैं दो मुख्तलिफ कलर कंपाउंड इस्तेमाल करूंगा तो मुझे वो चीज अलग से नजर आएगी, इसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। चलिए, डिफरेंशियल स्टेनिंग के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है? ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट जाके पड़ रही है किसके ऊपर? ये लाइट पड़ रही है स्लिट के ऊपर। फिर यहां से कहाँ गई? यहां से गई आपके पास प्रिज्म में। प्रिज्म में जाने के बाद ये लाइट स्प्लिट हो गई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मैंने यहाँ पे एक सैंपल डाला, सैंपल में कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए, बाकी आगे जाके टकराए किसके साथ? फोटो सेल के साथ टकराए। ठीक है, बाकी क्या हुआ? आगे जाके फोटो सेल के साथ टकराए। उससे क्या हुआ? एक डिजिटल वैल्यू जनरेट हुई।
जो डिजिटल वैल्यू जनरेट की है, ठीक है, जो डिजिटल वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने मकसद के लिए, ने रेट वगैरह मालूम करने के लिए। तो ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोमोटोमीट्री कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मालूम कर सकते, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रिस्पिरेशन मालूम कर सकते। चलिए, इसके बाद आइए पढ़ना टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैं आपको इंशाल्लाह जब चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपको इतना तो याद होगा कि भाई एक फ्लोएम सेल से उन्होंने पूरी गाजर का पौधा बना दिया। हम्म? चलिए, डिफरेंशियल स्टेनिंग, टिश्यू कल्चर, फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, और ओके, लैब टेक्निक्स में आपके पास और क्या? हाँ, माइक्रो डिसेक्शन। माइक्रो डिसेक्शन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट करें कि किसी की आंख की सर्जरी हो रही है तो वो माइक्रोस्कोप में देखते हुए होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है और फिर उसके बाद सर्जन अपनी सर्जरी करता हो। यानी अगर लेंस डालना है कैटरेक्ट की, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ से सुराख करके डालेगा तो सारा माइक्रोस्कोप की मदद से होती है। तो ऐसी कटिंग जो माइक्रोस्कोप की मदद से हो वो क्या होती है? माइक्रो डिसेक्शन। ठीक है, या कोई एक सेल है उसका न्यूक्लियस आपने निकालना है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस आपने अगर निकालना है तो वो न्यूक्लियस जो है वो आपके पास एक छोटी सी फाइन नीडल डाली जाती है और फिर उसकी मदद से निकाला जाता है। वो भी माइक्रो डिसेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, ये कुछ लैब टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, देखें सेल डिवीजन आ सकती है, कोई सवाल उस पर आ सकता है, माइटोसिस में आपको बहुत अच्छा आता है तो सही है, या मैं बताऊं आपको माइटोसिस में? मैं एक तो सवाल करके पूछ लेता हूँ, एनाफेज 1 में एनाफेज 2 में क्या फर्क है? एनाफेज में सोच के मुझे बता दें, कॉपी भी करने साथ साथ एनाफेज 1 का और कॉपी कर सकते। और सेल डिवीजन आपके ध्यान में आ गया, तो हमारे सिलेबस में सेल साइकिल नहीं है। आपके सिलेबस में रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको, हमने सेल पढ़ा होगा तो सेल के साथ में सेल साइकिल भी पढ़ा देते हैं। तो सेल साइकिल आपको आना चाहिए। आप थोड़ी देर में सोच के बता रहे हैं एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में क्या होगा। मजाक कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। और पेप्टाइड स्टेज में क्या होता है?
पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? बता दो, पढ़ा दो। चल, जब हम अपनी इंटर क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बगैर मैं आपको बताऊं सेल डिवीजन पढ़ाए बगैर तो आप पूरा इनहेरिटेंस का चैप्टर ही नहीं कर सकते। इस बार मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको सेल डिवीजन नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई थी। ठीक। चलो ये बता दो, ये वाली जो आपने कॉपी कर ली, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा बस पूरी माइटोसिस रिवाइज कराने में। देखिए बेटा, कोई भी चीज पढ़े ना तो ये सोच के पढ़े हैं कि माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और कि आपको उन्होंने पढ़ा के सेकेंड ईयर तक माशाल्लाह से उसको काम तक लेकर आए कि आप लोगों को बेहतर रिवॉर्ड दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेज पे जरा सी भी गलती है ना, वो आपको बेटा बहुत नुकसान कर सकती है। सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन बता रहा हूँ, और सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस बता रहा हूँ। माइटोसिस के दो मेन स्टेप्स है, वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपके पास प्रोफेज मौजूद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैग होना शुरू हो गई, सेंट्रोसोम से एस्टर फाइबर्स निकलना शुरू हो गए, और ये आपके पास क्रोमोसोम जो है ये विजिबल हो, सेंट्रोसोम के पोल्स पे पहुंच जाएंगे, इनसे एस्टर फाइबर्स भी निकलना शुरू हो गए, स्पिंडल फाइबर्स भी निकलना शुरू हो गए। क्रोमोसोम जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स दे अलाइन एट द इक्वेटर। ठीक है, क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स align at equator. स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स से क्या होता है, क्या anaphyum here said two together, and then they start moving towards the poles। ये देखिए अपने अपने पोल्स में मूव करना है।
आपको दो दो क्रोमोसोम्स मिल जाए। ठीक है, दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? माइटोसिस की डेफिनेशन है अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। Having same number of chromosomes. तो होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड हो। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है? ये मियोसिस करता है और क्या बनाते हैं? चार सेल्स बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, चार सेल्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड। अब इनमें से तीन पी जनरेट हो जाती है, एक बचा रह जाता है। जो एक बचा रह जाता है इसका न्यूक्लियस जो है वो आठ न्यूक्लियर में आता है। कैसे? पहली डिवीजन में दो बनेगी, उसके बाद फिर ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा, फिर उसके बाद ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा। एक दो, एक दो, एक दो और एक और एक दो, टोटल आठ न्यूक्लियर आपको मिल जाते हैं। इनमें से तीन टिकट वॉल बनी, तीन टिकट वॉल बनी और ये दो आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सेट में तीन एंटीकोडल्स बनते हैं, एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस या पिजन न्यूक्लियस बनता है और एक ओवम बनता है। ये रही है ओवम है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीकोडल हैं और ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज
अब सवाल है माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल, तो दोनों सेल्स। ये देखिए यहां जो हो रही है ना, ये हैप्लॉयड सेल। माइटोसिस कैन अकर, in both diploid and haploid cells। माइटोसिस दोनों तरह के सेल्स में होती है, डिप्लॉयड सेल्स में भी होती है और हैप्लॉयड सेल्स, दोनों तरह के सेल्स में। ठीक, चलिए मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस के फेजेस कौन कौन से? मियोसिस में मियोसिस वन है और मियोसिस टू है। मियोसिस वन में कैरियोकाइनेसिस वन है और साइटोकाइनेसिस वन। मियोसिस टू में कैरियोकाइनेसिस टू है और साइटोकाइनेसिस टू है। कैरियोकाइनेसिस वन जो है, इसका जो प्रोफेज वन है, उसके अंदर 5 फेज है। 5 फेज के नाम शायद मुझे आपको नहीं कर जो थोड़ा बहुत आ सकता है। प्रोफेज वन, मियोसिस वन, 5 फेजेस कौन कौन से? नहीं बेटा, प्रोफेज देखो, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज। वहां आपको प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन मिलेगा, लेकिन प्रोफेज वन के सब फेजेस 5 फेज है। कौन से हैं? अच्छा मैं नाम बताऊंगा, ये बताना है कि तुम्हारी पूरी ठीक है। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। और फिर उसके बाद मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। ठीक है, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन आते हैं। अब फिर मियोसिस टू शुरू होगी। कैरियोकाइनेसिस टू में फिर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू आएगा। ठीक है, ये पूरी डिवीजन। मियोसिस की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये डिप्लॉयड सेल है। सबसे पहले मियोसिस वन के अंदर ये सेल्स हैप्लॉयड हो जाते हैं और फिर उसके बाद हैप्लॉयड नंबर जो वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हैप्लॉयड नंबर मेंटेन रहते हैं। ये मियोसिस वन की वजह से है और ये मियोसिस टू की वजह से। ठीक है, वन इज बिकॉज ऑफ मियोसिस वन एंड देन दिस कंटिन्यूज टू मियोसिस टू। ठीक है, फिर वो मियोसिस टू में कंटिन्यू। या आपके बुक में पेजेस के नाम लिखे थे प्रोटीन जरूरी, कभी सुना भी नहीं आपने? तो स्लाइड में जब माइटोसिस में क्या बताया था, पूरा बेसिक। अगर मैं बेसिक नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक पे काम इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि आप जो इनहेरिटेंस का टॉपिक उसके बगैर अंडरस्टैंड नहीं किया बस। आप मुझे बताएं प्राइमरी यूज सेकेंडरी यूज में क्या फर्क है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या फर्क है, रीजन बताएं। अगर उस रीजन पे बात करें तो वो रिप्रोडक्शन टॉपिक से ताल्लुक रखता है तो वो तो अभी नॉसिस पर लगेगा। बता लें करने में मतलब। फिगर बेटा ये 68 एमसीक्यू थे पहले, वो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन आपके पिछले साल के टेस्ट में 10 से 11 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए। ठीक है,
अब 68 से हमसे कुछ बायोलॉजी में 81 हो गए, आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे तो आप हाथ खड़ा रख के बैठ जाएंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, आप इस चीज के लिए कर रहे हैं बोले। फिर पता ही होता है, स्टूडेंट को ख्याल होता है कि भाई साल जाया हो गया, साल रिपीट हो गया, उसको सोचे साल जाया हो। फिर मतलब बहुत बुरा लग रहा होता है कि मुझे तो याद है कि पेरेंट्स आए, दो पेरेंट्स मेरे पास आए, वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स थे। वो फादर जो है वो इंजीनियर थे और मदर भी शायद कोई डॉक्टर वगैरह थी। और वो रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, बच्चे की एडमिशन। और क्या कह रहे हैं कि घर में ऐसा हुआ है कि जिसमें लग रहा है कि घर में बहुत हो, इतना रो रहे हो। अच्छा, थक हार के बेटी को उन्होंने बोला कि वो आप रिपीट कर लो। अब बेटी जो है वो उनके अगले साल रिपीट करने, बाकी लोगों छोटे स्टूडेंट के साथ, जूनियर स्टूडेंट के साथ जो है वो पढ़ने के लिए बैठी है। वो साइकोलॉजिकली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं, मैं छोटे जूनियर स्टूडेंट के साथ नहीं बैठूंगी, मैं घर बैठ के तैयारी करूँ, मुझे वो शर्म आ रही है। मैंने घर बैठ के तैयारी की क्योंकि मम्मा मेरे पेरेंट्स आते थे, टेस्ट पढ़ के चले जाते थे। फिर उसका एडमिशन हो गया नेक्स्ट ईयर में, वो तो मतलब वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के ऊपर आया। मैं बताऊँ ये इसका ना बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट घर वालों पे भी। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, उनकी बेटी ने मेरे पास पोजीशन ली थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी माशाल्लाह से, 92% थी। बेटे ने भी मेडिकल में किया, लेकिन अब ये तीसरी बेटी जो थी ना, इसका एडमिशन नहीं हुआ। जब एडमिशन नहीं हुआ तो मुझसे आगे कह रहे हैं कि इस वक्त घर में कमाल है कि घर में तुम भैया दो, पर बेटी का एडमिशन इस वजह से। यार उसने रिपीट किया, फिर और रिपीट करने पे उसका माशाल्लाह से केएमटीसी में एडमिशन हुआ। हम तो हम ये चीज ना पेरेंट बड़े पॉजिटिव लेते हो, दिन रात एक करें पढ़ें। आपको लग रही है ना, आप तीन बैठे हैं, लगी पीछे जिस कैंपस से क्लास लेकर आप दो सेक्शन लेकर आप दोनों पूरे भरे गए, ठीक है, ऐसे ही क्लास में जगह नहीं। आप बेटा इस चीज को देखिए, ठीक है। अगर तो आपने बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि मेडिकल में जाना है, ठीक है, अगर ही पता है इसलिए तो आप संडे को भी यहाँ बैठे हैं। और इसमें पता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर आपको कुछ कम कराएंगे वो, या आपको तैयारी सही है तो हमारे को गुनाह भी हो, क्योंकि हम समझते हैं हमारे को गुनाह होगा, इसलिए कहीं हमने आपको सही किया, क्योंकि आपके आगे कैरियर है। चलिए फायदा आपकी भी तरफ तस्वीरें खींचते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। किसी बढ़ जाना, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको लैक्टोटीन, ज़ैगोटीन, पिकाइटीन, डिप्रोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अच्छा, यहाँ मिटाने की बजाय मैं इधर चीजें मिटा रहा हूँ। ये देखिए, लैक्टोटीन, लैक्टोटीन फेज में क्या होता है, आपको क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, इसको बीटेड स्टेज कहते हैं। क्रोमोसोम भुट्टे जैसा नजर आता है,
जो सेल में लेके चल रहा हूँ उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो सेल में लेके चल रहा हूँ उसके अंदर क्रोमोसोम्स की टोटल तादाद जो है वो 4। लेक्टोटीन के बाद अगली स्टेज है जाइगोटीन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी अपनी जगह पर है, सेंट्रोसोम्स अभी भी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि प्रोफेज का स्टेज है। जाइगोटीन में क्या होता है? इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और ये पेयर बना देगा। ये लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेयर बना, दे फॉर्म पेयर फाइनली। जो पेयर बना है इस पेयर को नाम देते हैं हम बाइवैलेंट। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है साइनेसिस। ये प्रोसेस कहलाता है साइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन। ठीक है, पिकाइटीन। पिकाइटीन में क्या होगा, हर क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स में विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी गायब हो रही, क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स में विजिबल हो गए। क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स में विजिबल हो, 4 क्रोमैटिड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं टेट्राड। दिस इज कॉल्ड पिकाइटीन। पिकाइटीन के बाद अगली स्टेज कौन सी है? पिकाइटीन के बाद अगली स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? जी, डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में आप नहीं बता सकते, समझ आपने कभी जिंदगी में सर्टिफिकेट को देखी? यस, क्रॉसिंग ओवर। गुड। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? ये रहेगी। ये वाली जो फोर्सेज है ना, साइनेप्टिक फोर्सेज, ये कमजोर हो जाती हैं। जब ये कमजोर होती है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू होती है। जब ये दूर होना शुरू होती है तो कुछ पॉइंट्स पर वो एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है, उनके कुछ सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। जब उनके सेगमेंट्स कुछ एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये स्टेज क्या कहलाती है? ये स्टेज कहलाती है डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, ये स्टेज कहलाती है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज के बाद क्या होता है? डिप्लोटीन स्टेज के बाद होती है डायाकाइनेसिस। ठीक है, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के बारे में बात करूं तो ये यहाँ पे प्रोफेज 1 खत्म हो रहा होता है, इसमें टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज टर्मिनलाइजेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो थोड़ी सी रह गई, सेंट्रोसोम ऑलमोस्ट क्लोज पे पहुंच गए।
ठीक है, प्रोफेज वन हो गया। लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डायलिसिस। अब उसके बाद है आपके पास मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। ठीक है, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। ये देखिए, टेट्राड्स अलाइन विद द इक्वेटर। खास बात ये है कि टेट्राड्स जब वो इक्वेटर का अलाइन हो जाती हैं, गेट अटैच विद द स्पेक्ट्रल फाइब्स। मैंने वो मिटाया इसलिए नहीं है कि बेटा आप देख लो ये इक्वेटर का अलाइन होगा है ना, हर मेटाफेज पे आप समझिए इक्वेटर का अलाइन। फर्क इतना है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर का अलाइन, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही करीब आए हैं। ठीक है, एनाफेज वन में क्या होगा, जो टेट्राड्स हैं वो डायाड्स पे ब्रेक हो जाएंगे, and then they start moving towards the poles, और वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें। ठीक है, ये देखिए अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें। This happens in anaphase one। टीलोफेज वन में क्या होगा, टीलोफेज वन में जो आपके पास ये जो डायाड्स होंगे अपने अपने पोल पे पहुंच जाए। ठीक है, ये अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसके अराउंड रीअपियर होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके अराउंड जो है वो रीअपियर होना शुरू हो जाए। दिस इज टीलोफेज वन। फिर साइटोकाइनेसिस होगी, दो सेल्स बन जाएंगे, दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ये रही, ये एक नीला वाला क्रोमोसोम इसको मिलेगा, ये एक नीला वाला इसको मिलेगा, एक रेड वाला इसको मिलेगा और एक रेड वाला इसको मिलेगा। मियोसिस वन कंप्लीट होगी और मियोसिस वन के बाद जो मियोसिस टू होगी वो बिल्कुल जस्ट लाइक माइटोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड से विजिबल होंगे, जाएंगे अपने अपने पोल्स पे, इस तरह से सेल बन जाए। और क्रोमोसोम की मैंने भी आपको रिप्रेजेंटेशन बताई कि डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर आधे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस वन के एंड में, और मियोसिस टू के एंड में क्रोमोसोम की तादाद जो आधी हो जाती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती है। भूख लग रही है इसलिए परेशान हो रहे हैं। सुबह क्या है ना, कितने बजे हैं, 12 बजे, 5 मिनट हो। मुझे अंदाजा सुबह नाश्ता तो करके आए नहीं होंगे, तो जल्दी जल्दी में। नहीं आपने कहा ना प्रोसेस फ्यूचर है माइटोसिस की तरह होगा, माइटोसिस अभी इसमें क्रोमोसोम आपको दो दो नजर आ रहे हैं। तो मियोसिस टू जब हो जाएगी तो ये क्रोमोसोम मेंटेन कर, इसमें दो दो क्रोमोसोम है ना, दो मेंटेन है, दो दो की तादाद मेंटेन है। ये देखिए, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मियोसिस टू में, आपको समझ में आ जाएगी बात। मेटाफेज टू, फेज टू, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स की फॉर्म में विजिबल थे, तो यहाँ पर भी आपको क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स ही मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे देखें इसमें एनाफेज में ये डायाड्स पोल्स की तरफ मूव कर रहे थे एनाफेज वन। एनाफेज टू में क्या होगा, मोनाड्स
मोनाड्स अपोजिट लोपोस में मूव करें और बीच में से सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाए। यहाँ पे बेटा गौर से देख लो, यहाँ पे स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर से नहीं हुई थी है, यहाँ पे सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, जबकि यहाँ पे आपके पास इस जगह पे सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, तो दोनों के अंदर वहां से और यहाँ पे दोनों जगह पे फर्क है, डिफरेंस। अच्छा अब मुझे बताएं, बताएं और घर जाएं, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स कितने होंगे टोटल? डाउन बेबी में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? ठीक है 47। 47 क्यों होती है? 21 में ज्यादा होती है, यानी कि एक 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट 24 क्रोमोसोम वाले गैमेट से फ्यूज हुआ, तो 47 क्रोमोसोम वाला उसने जायगोट किया, ऐसा ही है। अच्छा अब वो जो एक क्रोमोसोम ज्यादा हुआ है वो क्यों हुआ ज्यादा? हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यहाँ पे बताएं कैसे होती है? ये देखिए टूटने से रह जाएगा, टूटने से रह जाएगा और स्टॉप चला जाएगा, बीच में सेंट्रोमियर से टूटने से रह जाएगा। इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होगा, ऐसे गैमेट्स बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे। वो गैमेट जब सही वाले गैमेट से फ्यूज होंगे, उससे क्या होगा, उससे होगी हेट्रोप्लाइड। हेट्रोप्लाइडी में दो बातें, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, अब बताओ मोनोसोमी में क्या होता है? मेडिकल, मोनोसोमी में क्या होता है? मोनोसोम में टोटल क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम होता है, और ट्राइसोम में क्या होता है? ट्राइसोमी में जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या है, मोनोसोमी है ट्राइसोमी? यस, यानी कि 21वें पेयर के अंदर दो के बजाय तीन क्रोमोसोम है, इसलिए आप ट्राई कर रहे हो उसका। और मोनोसोमी के अंदर क्या होता है कि पेयर के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम आपको मिलेगा। ठीक है, मोनोसोमी के अंदर सिर्फ आपको एक क्रोमोसोम मिलेगा, तो दोनों के अंदर फर्क है, ट्राइसोमी व मोनोसोमी। ठीक है, नलिसोमी क्या होती है? नलिसोमी आपने बेटा सही से पढ़ा ही नहीं, ताकि मैं किताब की तो बात पूछ रहा हूँ आपसे, और अभी तो आप इनका ये एग्जाम नहीं कर रहा है। अच्छा बहर आ रहा अब आप एक काम करें, घर जा जाए, घर जाए, बैठ के पढ़ें। ठीक है, टॉपिक तो पहले से बताया हुआ होता है ना कि ये टॉपिक है, इसको बैठ के बेटा सही से पढ़ने हो। ये सेलुलर लाइफ, असल में हम फर्स्ट ईयर की थी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम सेलुलर लाइफ कर लेंगे, तो हमारे फर्स्ट ईयर के सारे स्टेटस कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको ये नहीं करा है।